हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अक्सर हम कहते रहते हैं ना कि भारत के अंदर जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो फर्जी लोन्स की एप्लीकेशंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस बहुत सारी मार्केट में चल रही हैं, इसके अलावा गैम्बलिंग बेटिंग की साइटें चल रही हैं, ये जो है चाइना से ऑपरेट की जा रही हैं या फिर चाइनीज लोगों के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं भारत के अंदर। एक ऐसा आंकड़ा भी आया था कि तकरीबन 47% जो साइबर अपराध भारत के अंदर हो रहे हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से भारतीयों को बंधक बना करके दूसरे देशों में ले जाया जाता है, उनको वहां साइबर गुलाम बनाया जाता है। मलेशिया, लाओस, वियतनाम, है ना, कंबोडिया, दुबई, ऐसे कई देशों और कई स्थानों से बैठ करके भारत के अंदर भारतीयों के साथ ठगी कराई जाती है, वो भी भारतीयों से ही कराई जाती है। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे आज तक कभी बात नहीं की थी। हालांकि मैं इसके बारे में तब से जानता हूं जब से मैंने स्कैम शब्द की परिभाषा सीखी थी। जी हां, एक खबर आई कल जिसमें कि बताया गया कि नोएडा सेक्टर 63 में एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। उसमें 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 महिलाएं हैं, 67 पुरुष हैं और ये सारे नोएडा में बैठ करके अमेरिकी नागरिकों के साथ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। और आप अखबार खोल करके देखो या आप गूगल पे केवल इतना सर्च कर लो, फेक कॉल सेंटर अरेस्ट, बस इतना सर्च कर लो, आपको इतनी सारी न्यूज मिल जाएंगी कि 11 गिरफ्तार हुए, 15 गिरफ्तार हुए, इतने गिरफ्तार हुए। चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, नोएडा में बहुत बड़ी संख्या में ये ऑपरेट कर रहे हैं, गुड़गांव से बहुत सारी बड़ी संख्या में ये ऑपरेट कर रहे हैं, लखनऊ में भी घटनाएं आई थी, पुणे, अहमदाबाद और चंडीगढ़। इस तरह कई शहरों से, कई इलाकों से इस तरह के कॉल सेंटर्स के लगातार भंडाफोड़ होने की खबरें आती रहती है, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। और जैसे ही ये खबरें आती हैं वैसे ही आजकल चूंकि वो डिजिटल अरेस्ट का माहौल चल रहा है तो कई न्यूज चैनल वाले इसको चिल्लाने लग जाते हैं कि भैया डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। तो इसको पूरा समझते हैं कि दरअसल पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। और मैं अपने चैनल पे इसके बारे में बात क्यों नहीं करता हूं? इसलिए नहीं करता हूं कि जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं कि वहां पर लोग, वहां के लोग इंडिया के साथ ठगी कर रहे हैं, तो एक परसेप्शन हमने ऐसा बना रखा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश को शर्मसार कर देने वाला है। इनफैक्ट कई सारे विदेशी चैनल ऐसे हैं जो कि इस तरह के कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ करते रहते हैं। इसी में उनके आप देखोगे करोड़ों में व्यूज हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर वहां से बैठ करके यहाँ सीसीटीवी हैक कर लिया, स्कैमर का नाम बता दिया, इस तरह के वीडियोस आपने लाइव देखे होंगे और उसमें लाखों करोड़ों के व्यूज और इंडियंस ही हैं जो कि बहुत ज्यादा वहां जाकर के देखते हैं। तो शर्मसार करने वाली बात थी, इसलिए मैंने कभी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज ले रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स में देखा कि वो कह रहे हैं कि ये कॉल सेंटर जो पकड़ा गया है उससे डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो रहा था या और दूसरे स्कैम्स हो रहे थे। तो चलिए पूरे डिटेल से जानते हैं कि क्या कर रहे थे ये लोग और हमारे लिए इसमें क्या काम का है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, छोटा सा काम कर देना भाई, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। काम की लगे वीडियो अंत में तो भैया इसको लाइक वाइक शेयर वेयर कर देना, वो आपका काम है। तो चलिए पूरा स्कैम समझते हैं। तो पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए 67 पुरुषों में से 4 ऐसे हैं, कुरपाल रे, सौरभ राजपूत, साजिद अली और सादिक ठाकुर। ये चारों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। ये चारों नोएडा आते हैं। नोएडा आने के बाद ये यहाँ पर हायरिंग करते हैं। हायरिंग में ये 9 महिलाओं को और अन्य पुरुषों को भी हायर कर लेते हैं, यानी कि खुद 4 लोग छोड़ करके 72 लोगों की हायरिंग की जाती है। 20 से 25 हजार रुपए की उनकी सैलरी होती है। शिफ्ट है यूएस की, काम है टेक सपोर्ट का, लेकिन बेसिक काम है ठगी का। तो टेक सपोर्ट जो पूरा का पूरा एक बिजनेस या कह सकते हो टेक सपोर्ट को ही बदनाम कर लिया है इन लोगों ने, उसी का एक पूरा फ्रॉड सिस्टम बना लिया है और उससे ये अमेरिकियों को ठगते हैं। ठगते कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, इनके 2-3 मॉडस ऑपरेंडी थे जैसा कि पुलिस ने बताया तफ्तीश में। एक तो था पे डे लोन का, क्योंकि यूएस वगैरह में क्या है, पे डे लोन का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहले ये क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं पे डे लोन की और वहां पर उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी अमेरिकी को लोन चाहिए, तो जब वो वहां पर अपनी डिटेल डालेगा कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो इनके पास, ऐसा पुलिस ने भी बताया कि 18 से 19 ई सिम भी बरामद हुई इनके पास से, जो कि यूएस नंबर्स की थी। और स्काइप के थ्रू एक अमेरिकी नागरिक भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है जो कि वहां बैठ करके इनको सपोर्ट कर रहा है, डेटा देता है, सिम देता है और पैसों के भी लेन देन की सारी जो प्रक्रिया है वो देख रेख वहां पर वही करता है। तो यहां पर क्या होता है कि ई सिम के जरिए इनको मैसेज रिसीव होता है कि हाँ इस आदमी को लोन चाहिए, तो उसको सस्ते दरों में लोन दिलाने के नाम पर सबसे पहले $100 तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। उसके बाद एक फर्जी चेक बनाया जाता है कि हाँ
देखो तुम्हारा चेक तैयार हो गया है तुम्हारे लोन का, और उसकी फोटो उसको भेज दी जाती है। जैसे ही वो फोटो देखता है उससे कहा जाता है कि भैया अगर ये चेक आपको प्राप्त करना है तो आपको $500 और देने पड़ेंगे। तो ये तो था उनका पहला मॉडस ऑपरेंडी, जहां पर सस्ते दरों में लोन दिलाने के नाम पर, पे डे लोन जिसको कहा जाता है, उसके नाम पर यहां से बैठ करके वहां की ठगी की जा रही थी। ये तो एक हुआ। दूसरा मॉडस ऑपरेंडी जो सबसे फेमस है वो है टेक सपोर्ट का, यानी कि सबसे पहले उनके सिस्टम को खराब करो और उसके बाद खुद ही ठीक कर दो। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से किसी भी अमेरिकी के सिस्टम में घुस जाते हैं, मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही मालवेयर इंस्टॉल होता है उनकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है और उसमें एक सपोर्ट का नंबर लिखा होता है कि अगर आपको ये जो भी प्रॉब्लम आई है वो सही करानी है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। उस नंबर पे वो कॉल करता है ये समझ करके कि वो या तो माइक्रोसॉफ्ट को कॉल कर रहा है या अमेजॉन को कॉल कर रहा है या एप्पल को कॉल कर रहा है, और वो कॉल आती है कहां, इंडिया में। इंडिया में कॉल आती है, ये टेक सपोर्ट वाले उनसे बात करते हैं और बात करके उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आई है, और हम यहीं से रिमोट एक्सेस लेकर के तुम्हारी प्रॉब्लम को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 100 से लेकर के $1000 तक वो उनसे चार्ज करते हैं। मतलब उनके सिस्टम में कोई समस्या थी नहीं, उनका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो बहुत सही चल रहा था, लेकिन इन्होंने मालवेयर से अटैक किया। अटैक करने के बाद उसके सिस्टम को करप्ट किया, और ऑब्वियसली दवाई भी इनको मालूम है कि कैसे सही करना है। इनके लिए चुटकियों का काम था, उनसे पैसा पहले प्राप्त कर लिया, और पैसा प्राप्त करने के लिए भी क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जाता था, और साथ में गिफ्ट कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि उनसे पैसे लेने के लिए ये कहते थे भैया गिफ्ट कार्ड खरीद करके हमको गिफ्ट कार्ड भेज दो, हम लोग रिडीम करा लेंगे। तो एक तो वो ऑप्शन था। तो टेक सपोर्ट के नाम से ये स्कैम सदियों से चलता आ रहा है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि 15-20 साल तो मुझे ही हो गए सुनते हुए। और यहां पर क्या होता है कि जो भी इस तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं, आपको क्या लगता है ये गिरफ्तार हुए हैं सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। जितने भी इंप्लॉय इनके यहाँ काम कर रहे थे वो 20 से 25 हजार तो सिर्फ सैलरी होती है। उनको पता होता है कि वो ठगी कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। यानी कि जो इंप्लॉय कोई आज की डेट में ठगी करेगा तो उसके ऊपर उसको अपनी सैलरी के बाद में ठगी की रकम से ही बंदरबाट भी की जाएगी, उसको डॉलर्स में पेमेंट दिया जाएगा कि भाई ये लो तुम्हारा इनाम। ठीक है, तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है, इनको पता है कि ये स्कैम कर रहे हैं और ये हमेशा से करते आए हैं। जिन 4 अपराधियों का मैंने नाम लिया था जो कि गुजरात से यहाँ पर आए थे और यहाँ उन्होंने पूरा कॉल सेंटर खड़ा किया, बताया जाता है कि इसके पहले भी वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सेम मामले में सेम केस था, कॉल सेंटर था, किसी और शहर में था, वहां पर भी यही सब काम चल रहा था, गिरफ्तार किए गए। अब यहां पर क्या होता है कि जब जमानत में भी बाहर आते हैं तो बाहर आकर के भी ये यही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये काम बहुत आसान होता है, बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसके लिए लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर लालच का फैक्टर होता है। ऐसे मामलों में क्या होता है, नंबर 1 की कंप्लेंट करने वाले लोग नहीं होते हैं कि ठगी हुई है यूएसए में, वहां से इंडिया, भाई इंडिया में ही जो ठगी होती है उसके पैसे की रिकवरी तो आप भूल जाओ। इतनी मुश्किल होता है कि रेशियो इतना कम है कि पैसे की रिकवरी नहीं होती, और मान लो अगर पैसे मिल भी जाएं तो बैंकों से निकालने की जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आदमी खुद ही उसमें मजबूर होकर के उसको छोड़ देता है कि भाई जितना समय मैं ये कानूनी प्रक्रिया में लगाऊंगा उतने समय में मैं तो और पैसा कमा लूंगा। तो ऐसे में विदेशी लोग जो हैं, जो वहां बैठे हैं, वो किसको कंप्लेंट करें, कहां कंप्लेंट करें, और कंप्लेंट कर भी रहे हैं तो यहां सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, और अगर हो भी गई, मामला यहां चल रहा है, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद क्या सजा उनको होती है, कब होती है, और इस बीच में वो इतना पैसा कमा चुके होते हैं जिसको क्रिप्टो के माध्यम से ये ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखते हैं। जेल चले भी गए तो कोई बात नहीं, वहां पर तो पैसा बढ़ ही रहा है। जेल से बाहर आते हैं, जमानत बहुत आसानी से हो जाती है, बाहर आने के बाद फिर से किसी और नए शहर में किसी और नए नाम से फिर से ठगी का वही धंधा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको कुछ सिस्टम चाहिए होते हैं, कुछ लैपटॉप चाहिए होते हैं, उसके बाद आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कॉलिंग कर सकें और टेक सपोर्ट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना सकें, और ऐसे लोग बहुतायत में उपलब्ध हैं। ऐसे लालची लोगों, इनका पूरा नेटवर्क होता है। अब जैसा कि यहां देखा हमने कि 76 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 मास्टरमाइंड थे। बाकी के लोग क्या थे? बाकी के लोग एम्प्लॉइज थे, वो बहुत आसानी से छूट जाएंगे। ऐसा हमने पहले के कई केसेस में देखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इतने लोगों को गिरफ्तार किया, सीधे आता है 30 लोगों को गिरफ्तार किया, ये किया वो किया, लेकिन जेल कौन जाता है? डायरेक्टर जेल जाता है, कंपनी का सीईओ जाता है, या ऊपर के पद के 2-3 लोग जाते हैं। बाकी लोग ये बोल के निकल जाते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था,
हम तो सर इसमें बहुत इनोसेंट हैं, हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि कॉल करके ऐसे 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 सपोर्ट करो, तो वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं होती है। और इस तरह से ये ठगी का धंधा सालों साल से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है। हालांकि ये एक सराहनीय कार्यवाही है, क्योंकि यहाँ बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, और यहाँ तो सुओ मोटो सिर्फ किसी हवाला के नेटवर्क के आधार पे ही, की जानकारी के आधार पे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई इसको कहा जाएगा। अच्छा, इसके बारे में मैं बात क्यों नहीं करता था, क्योंकि पहली बात तो ये इंडियंस को टारगेट नहीं करते, मतलब इंडियंस के साथ कोई ठगी करते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो लोग भी काम करने वाले हैं वो कोई इनोसेंट भी नहीं है कि मैं आपको अवेयर कर दूंगा कि यार ऐसी कंपनीज में जॉब मत करना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अगर जॉब करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा। वो सब जानते हैं, डे वन से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो एक बैच को बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपको ऐसे ऐसे ठगी करनी है, और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको जो है वापस सीट पे बैठ करके ठगी करने का अपना कार्यक्रम शुरू करना था, ठीक है। तो इसमें अवेयरनेस जैसा कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने पहले नहीं बनाया था। ये एक अपराध है, संगठित अपराध है, ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आगे देखो किस तरह से इस पे अंकुश लगाया जाता है। जब तक सजा कठोर नहीं होगी ना भाई साहब, तब तक इस तरह के अपराध रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये स्कैम पूरा। मोटा माटी मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से बच के रहिए। शुक्रिया।